नमस्कार साथियों, नमस्कार। परिष्कार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। परिष्कार वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वेलकम है। जैसे कि साथियों, कई दिन से हमारे सभी साथियों ने मिलकर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें आरएस, पीसीआई, सीईटी और पटवारी सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम होती है उनमें जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हमने इस सीरीज में शामिल किया है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इस टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होगा और आगे की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मधुसूदन जहांगीर अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। तो इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से प्रश्न इसमें है। ये पहला प्रश्न है साथियों, 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी क्या निर्धारित की गई 15वें वित्त आयोग में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 42%। राज्यों की जो हिस्सेदारी है केंद्र के करों में तो कितनी निर्धारित की गई है 41%। जबकि साथियों इसके पहले जो आयोग था 14वां वित्त आयोग, उस आयोग में केंद्रीय करों में हिस्सा राज्यों का था 15%। लेकिन 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों का जो हिस्सा है केंद्रीय करों में वो कितना प्रतिशत कर दिया गया है 41%। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपने देश में है अब तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो साथियों अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है ना। तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की जो हिस्सेदारी है केंद्रीय करों में, या अपन यूँ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को जो भी संसाधन या वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं उसमें राज्यों की भूमिका क्या रहेगी, राज्यों को किस हिसाब से बंटवारा किया जाएगा। तो राज्यों को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो राज्यों को 41 रुपये देने का प्रावधान किया गया है किसमें 15वें वित्त आयोग में। ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा 41% यानी सी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं साथियों अपन, 2021-26 की अवधि हेतु सिफारिश वाली अंतिम रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई। यानी ये जो 15वां वित्त आयोग गठित हुआ है इसकी दो रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को आई और दूसरी जो रिपोर्ट है वो 1 फरवरी 2021 को आई। तो इसमें पूछा गया, ये जो प्रश्न है ये किससे संबंधित है। ये प्रश्न 15वें वित्त आयोग से संबंधित है। ये प्रश्न किससे संबंधित है 15वें वित्त आयोग से संबंधित। ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो दो बार आई। एक रिपोर्ट है वो 1 फरवरी 2020 को आई, दूसरी रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को आई। तो इसमें जो प्रश्न है इस प्रकार से पूछा गया है कि 2021-26 की अवधि हेतु, अभी 2021-26 की अवधि किसके लिए है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो 15वां वित्त आयोग है साथियों उसकी अवधि क्या है, तो उसकी अवधि है 2021 से 2026। ठीक है। इसके पहले के जो आयोग थे उनकी जो अवधि है वो इस प्रकार थी, जैसे 95 से 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020। अब जैसे 15वां वित्त आयोग गठित हुआ तो उसका कार्यकाल या उसकी अवधि होनी चाहिए थी 2020 से 2025। लेकिन साथियों इसमें ये जो रिपोर्ट है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, भाई 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो दो बार आई। तो पहली रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई संसद में, दूसरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, उसमें कुछ डिले हुआ, इसलिए 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष डिले हो गया। इसलिए 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो क्या है 2021 से 2026। ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भाई इसमें पूछा गया कि अंतिम रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई। तो इसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की गई। यानी 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है दो बार आई। एक रिपोर्ट तो कब आई 1 फरवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को, और दूसरी रिपोर्ट कब आई 1 फरवरी 2021 को। तो ये जो 1 फरवरी 2021 की जो रिपोर्ट है ये अंतिम रिपोर्ट है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा 1 फरवरी 2021 यानी सी आंसर होगा साथियों। ठीक है ना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। भारत में 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या रही। मैंने अभी आपको वैसे ही बताया था सामान्य तौर पर कि 15वें वित्त आयोग के पहले के जितने भी आयोग थे उनकी अवधि 5-5 वर्ष थी। और 5-5 वर्ष का सिस्टम इस प्रकार से चल रहा था 1995 से, यानी 10वां जो वित्त आयोग था उसकी अवधि 1995 से 2000 थी। फिर 2000 से 2005 थी 11वां वित्त आयोग।
फिर 2005 से 2010 थी 12वां वित्त आयोग, फिर 2010 से 2015 थी 13वां वित्त आयोग और 2015 से 2020 14वां वित्त आयोग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 14वां जो वित्त आयोग है भारत का, उसकी अवधि क्या रही है। तो मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से इसकी सही अवधि क्या होगी, 2015-20, ठीक है ना, 2000 से 2015-20। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, इसमें ए, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अभी हाल ही में अटल भूजल योजना के संचालन में राजस्थान का स्थान 7वें से घटकर कौन सा हो गया है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसके बारे में आया था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसको। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अटल भूजल योजना क्या है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अटल भूजल योजना की शुरुआत अपने राजस्थान में कब हुई, तो 1 अप्रैल 2020 को। अटल भूजल योजना की शुरुआत अपने राजस्थान में कब हुई साथियों, तो 1 अप्रैल 2020 को। और ये जो अटल भूजल योजना है ये क्या है, तो आप जानते हैं कि अपने देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जल संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है, और जल संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है तो जो भूजल स्तर है उसका स्तर धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है। तो घटते हुए भूजल स्तर को ऊंचा उठाना इस योजना का उद्देश्य है। और ये जो योजना है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा 25 दिसंबर 2019 को की गई थी। साथ में इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 25 दिसंबर 2019, ठीक है ना भाई। घोषणा तो 25 दिसंबर 2019 को की गई, लेकिन इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2020 को। आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्यों इस योजना की शुरुआत की गई यानी घोषणा की गई, तो 25 दिसंबर हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थडे है। तो उनके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई, कौन सी, अटल भूजल योजना, ठीक है। तो अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को घोषित की गई और 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। अब इसमें इस प्रकार के पॉइंट है कि यह योजना भारत के कितने राज्यों में चल रही है, तो साथियों यह योजना भारत के 7 राज्यों में चल रही है। कितने राज्यों में चल रही है, 7 में। और अपने राजस्थान में यह योजना कितने जिलों में चल रही है, तो साथियों राजस्थान में यह योजना 17 जिलों में चल रही है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस योजना पर कुल कितना करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तो इस योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार का भी प्रश्न आया हुआ है कि ये जो 6000 करोड़ रुपया है, इस 6000 करोड़ रुपया में किस किस का कितना कितना हिस्सा होगा, तो साथियों 6000 करोड़ में से 3000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार मिलाएगी और 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक इसमें फाइनेंस करेगा। तो भारत सरकार और विश्व बैंक का इस राशि में कितना कितना हिस्सा है, यानी कितना कितना हिस्सा है, तो 50:50, ठीक है ना। और यह योजना कब तक के लिए है, तो 2025 तक के लिए है। इसके बाद में इस योजना का रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू किया जाएगा, बार बार में रिव्यू किया जाता है। इसका संचालन किस किस राज्य के द्वारा किस आधार पर किया जा रहा है। तो साथ में लेटेस्ट में प्रश्न आया था कि अटल भूजल योजना के संचालन में राजस्थान का स्थान पिछले वर्ष में कौन सा था, 7वां था। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान का जो स्थान है अटल भूजल योजना के संचालन में, वो 7वें स्थान से घटकर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा साथियों, तीसरा, ठीक है। तो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट भी लिख दिए, साथ के साथ कई सारे पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। भाई मेन प्रश्न तो ये है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये योजना कब घोषित की गई, तो 25 दिसंबर 2019 को घोषित की गई। शुरू कब की गई, 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। इस योजना में भारत के कितने राज्य शामिल है, 7 राज्य शामिल है। राजस्थान के कितने शामिल है, 17 जिले शामिल है। और इस योजना पर 2025 तक कितना हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, तो 6000 करोड़ रुपया, जिसमें भारत सरकार और विश्व बैंक का 50-50% हिस्सा है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। साथियों आपको याद होगा कि अपने राजस्थान में या पूरे इंडिया में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन के संचालन में
राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है भाई, 14वां रहा है, 16वां रहा है, 30वां रहा है या 12वां रहा है, तो साथियों इसमें सही आंसर कौन सा होगा, 12वां। ठीक है, अगला पॉइंट देखो साथियों, हमारा जो परिष्कार कोचिंग सेंटर है उसमें ये जो सोमवार आ रहा है इससे पीएसआई के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। पहले भी प्रारंभ थे लेकिन इस सोमवार से और हो रहे हैं। तो आप हमारे परिष्कार में पधारें और हमारे जो परिष्कार की अच्छी फैकल्टी है, क्वालिटीदार फैकल्टी है और हमारे हिंदी में राघव प्रकाश सर हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए आप हमारे परिष्कार में आए। आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। परिष्कार में बहुत ईमानदार फैकल्टी है, स्टूडेंट के साथ में किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी लेने के लिए, ईमानदारी से तैयारी करने के लिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप परिष्कार में पधारें। अगला जो प्रश्न है साथियों, प्रश्न क्या है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से ज्यादा है। ठीक है ना भाई, राजस्थान के ऐसे जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 60% से ज्यादा है, तो ऐसे जिले कौन से हैं। तो साथियों मैं आपको क्लास में भी बताता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कौन सा है साथियों, बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में जो अगला जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा है साथियों, डूंगरपुर। ठीक है ना। और इसके बाद में अगला जो जिला है वो है प्रतापगढ़। तो ये जो जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनमें 60% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एसटी की जनसंख्या है। बांसवाड़ा में 76% जनसंख्या है। ठीक है ना। डूंगरपुर में 69 है, प्रतापगढ़ में 61% के लगभग जनसंख्या है एसटी की। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा साथियों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाले जो जिले हैं क्रमशः वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो इन जिलों में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 60% से ज़्यादा है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न आ रहा है साथियों वो है खेरी तथा लोही कौन से पशु की नस्ल है। जैसे अपन राजस्थान का पशुधन पढ़ते हैं तो राजस्थान के पशुधन में कई प्रकार के मतलब पशुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं, उनकी नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, उनके अलग अलग डेटा पढ़ते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। केवल इतना सा याद रखना है आपको कि ये जो नस्ल है ये कौन से पशु की है। तो साथियों खेरी तथा लोही जो नस्लें है ना, खेरी नस्ल तो है किसकी, भेड़ की। खेरी नस्ल किसकी है, भेड़ की। और लोही नस्ल किसकी है, बकरी की। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, भेड़ तथा बकरी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाले जिलों का क्रम क्या है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संख्या वाले जिलों का क्रम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और नागौर है। कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। तो इस आधार पर सही जो आंसर है वो कौन सा होगा साथियों, ये बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संख्या वाले जिले ये हैं। और अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे कम पशु संख्या वाले जिले कौन से हैं, तो आप धौलपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर बता दें। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर ये है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु संख्या वाला जो जिला है ना वो कौन सा है, बाड़मेर है। आगे बढ़े, कौन सा सुमेलित नहीं है, उद्योग और स्थिति। यानी टायर ट्यूब का संबंध किससे है, अलवर से है, साफरा से है, धौलपुर से है, निम्बाहेड़ा से है। तो टायर ट्यूब का संबंध, पॉलीमर का संबंध, हाईटेक ग्लास का संबंध, सफेद सीमेंट का संबंध। तो सफेद सीमेंट का संबंध निम्बाहेड़ा से है, हाईटेक ग्लास का संबंध धौलपुर से है, टायर ट्यूब का संबंध किससे, अलवर से। तो पॉलीमर का संबंध साफरा से
ये गलत है। साफ राशि पॉलीमर का संबंध सही नहीं है। ये भी किससे संबंधित है? अलवर से ही संबंधित है। और ये प्रश्न पहले भी किसी एग्जाम में आया हुआ था साथियों। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। हमारे पुरस्कार में हर सोमवार को नए बैच शुरू होते हैं, तो आप पीएसआई की तैयारी के लिए, राघव सर की हिंदी का आनंद लेने के लिए और अपनी हिंदी को सुदृढ़ करने के लिए हमारे पुरस्कार में जरूर पधारें। हमारे पुरस्कार में नए बैच जो शुरू हो रहे हैं वो सोमवार से है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारा एड्रेस है। तो आप यहाँ पर आएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाएं। अगला जो प्रश्न है साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये प्रश्न पहले किसी एग्जाम में आया था साथियों कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादन करने वाले जो राज्य है ना, वो कौन कौन से हैं? तो एक राज्य तो है सबसे ज़्यादा कौन सा? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और तीसरा जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु। अब इस हिसाब से आप देख लो कि अपने राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, फिर इसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है ना? तो राजस्थान का स्थान मूंगफली उत्पादन में कौन सा है साथियों? दूसरा। यानी राजस्थान पूरे भारत की 20% मूंगफली का उत्पादन करता है। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पहले किसी एग्जाम में आ चुका है, एक बार नहीं 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब साथियों आपको ध्यान होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो फसल की लागत के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करने में 2000 रुपये की लागत आती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 2000 रुपये होगा। लेकिन पहले इस प्रकार का था कि जितना न्यूनतम जितनी फसल लागत आएगी उतना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होगा। लेकिन 2018-19 में जो भी सरकार थी, उस सरकार ने फसल लागत का 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का ऐलान किया, और 2018-19 से किसानों को उनकी फसल लागत का 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। आपको याद होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष 23 प्रकार की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं, ताकि अगर किसी वर्ष बाजार में किसी फसल की कीमत कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसान को घाटा न हो और किसान अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभ की स्थिति को प्राप्त कर सके। इसलिए किसानों को घाटे से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा। ठीक है ना? अब इसके बाद में यानी इसका जो सही आंसर क्या होगा? 2018-19। अगला जो प्रश्न है वो है वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय का संबंध जिस अवधारणा से है। ठीक है? ये प्रश्न आरएस में आता है, पीएसआई में आता है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है, स्नातक लेवल है, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न आता है। भाई सीईटी स्नातक लेवल में वही सिलेबस है जो आरएस प्री का है या पीएसआई का है, तो वही सिलेबस सीईटी में रखा गया है। तो सीईटी में भी आ सकता है, आरएस में भी आ सकता है, पीएसआई में भी आ सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का संबंध वास्तविक रूप से कौन सी अवधारणा से है। तो साथियों जब राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं तो हम राष्ट्रीय आय के चैप्टर में अलग अलग अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है ना, शुद्ध घरेलू उत्पत्ति है आदि। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय जो अवधारणा है उसका संबंध निम्न में से कौन सी अवधारणा से है। तो यहाँ पर उसका संबंध है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। किससे है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। अब ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो इसको तो अपन डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्लास में करते हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से बताना संभव भी नहीं होगा। बस आप तो इतना सा ध्यान रखें कि कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए
और उसमें पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय का संबंध कौन सी अवधारणा से है, तो आप बता दें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कहा जाता है साथियों? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही वास्तविक तौर पे क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? सी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों, अभी से ही नहीं, कई सालों से भारत का दूध उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान चल रहा है। दूसरा स्थान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश अपना देश भारत ही है। अगला प्रश्न करने से पहले हमारा एक छोटा सा ऐड है। हमारे परिष्कार में शिक्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नए बैच सोमवार से शुरू हैं। इसमें आप आइए, और इसके अलावा और भी पीएसआई के बारे में भी हम पढ़ाते हैं, रेट के बारे में पढ़ाते हैं, सीईटी के बारे में पढ़ाते हैं। तो हमारे परिष्कार में सोमवार से नए बैच शुरू हैं, तो उसमें आप पधारें। अगला जो प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन देखना है। वस्त्र उद्योग भारत में प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ये कथन सही है या नहीं है? तो सही है। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपैरल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो सही है, गलत है? तो साथ ही दोनों ही सही है, ठीक है ना। वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अपैरल पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। तो वह मतलब ये कथन सही है या गलत है? तो साथियों दोनों ही कथन क्या है? सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? इसमें डी। अगला जो प्रश्न है कि जब अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है? साथियों ये जो प्रश्न है ये कई एग्जाम में आता है, विशेष तौर से एसएससी के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, आईसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, प्री एग्जाम में, कि ग्रेसम का नियम क्या है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे कहा जाता है? तो साथियों आप इतना सा समझें कि अगर अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेसम का नियम, ठीक है ना भाई। मैंने क्या बोला कि अर्थव्यवस्था में एक साथ अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इसी नियम को क्या बोला जाता है? ग्रेसम का नियम बोला जाता है। भाई सामान्य तौर पर आप ये देखते होंगे कि अगर आपके पर्स में पुराने नोट पड़े हुए हैं और नए नोट पड़े हुए हैं, तो आप लेन देन करने के लिए सबसे पहले कौन से नोट को देना चाहोगे? तो सबसे पहले पुराने नोट को देना चाहोगे, नए नोट को आप रखोगे। तो आप ऐसे समझ लें कि मार्केट में ज़्यादातर लेन देन करने में नए नोट की अपेक्षा कौन से नोट ज़्यादा काम आते हैं? तो आते हैं पुराने नोट, घिसे पिटे नोट। तो इसी आधार पर कहा गया है, ये क्या है, कोई अर्थशास्त्री ब्रिटेन से संबंधित है। तो इस अर्थशास्त्री ने इस बात का पता लगाया था कि अगर अर्थव्यवस्था में पुरानी मुद्रा या बुरी मुद्रा और नई मुद्रा प्रचलन में है, तो बुरी मुद्रा नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ज़्यादातर प्रचलन में कौन सी मुद्रा रहती है? पुरानी मुद्रा। तो इसी नियम को कहा जाता है कौन सा नियम? ग्रेसम का नियम। अगला जो प्रश्न है साथियों वो ये है, उच्च मुद्रास्फीति, निम्न आर्थिक विकास एवं उच्च बेरोजगारी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों स्टैगफ्लेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मुद्रास्फीति जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से मुद्रास्फीति फैल रही है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? रुकावट आ जाती है, गतिहीन हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैग का मतलब होता है खूंटा। ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था एक जगह बंद जाती है, ठीक है ना, गतिहीन हो जाती है, बाधा पहुंचती है,
रुकावट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा मुद्रास्फीति होती है, घटिया आर्थिक विकास होता है, बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो ऐसी स्थिति को अर्थव्यवस्था में कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? विद्युत नियामक आयोग का गठन बिल्कुल टिप्स वाला क्वेश्चन है, इसमें समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 2 जनवरी 2000, ठीक है, कब किया गया? 2 जनवरी 2000 को। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें? ए। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत 19 जुलाई 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन करके कितनी कंपनियों में विभाजित किया? यानी आपको याद होगा साथियों कि अपने राजस्थान में विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए, राजस्थान में विद्युत संबंधी कार्य करने के लिए 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई जयपुर में। कब की गई? 1 जुलाई 1957 को। अब 1957 से लेकर सन 2000 तक यही बोर्ड काम करता रहा, लेकिन आप जानते हैं कि इस दौरान राजस्थान की जनसंख्या बढ़ गई। बढ़ती हुई जनसंख्या की विद्युत आवश्यकताएं बढ़ी, तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये जो बोर्ड था, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, ये कमज़ोर हुआ, असफल हुआ। ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन करके और विद्युत क्षेत्र की 5 कंपनियां बना दी गई। और ये कंपनियां कब बनाई गई? 19 जुलाई 2000 को। तो मैंने आपको कहा कि विद्युत क्षेत्र की कितनी कंपनियां बनाई? 5। एक कंपनी उत्पादन से संबंधित, एक कंपनी प्रसारण से संबंधित और 3 कंपनियां वितरण से संबंधित थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा साथियों? 5। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत किस प्रकार की परियोजनाओं से प्राप्त होती है? कॉमन क्वेश्चन है, हर प्रकार के एग्जाम में आता है। भाई सीधा सा मतलब है कि राजस्थान हो चाहे भारत, सब में इसका आंसर एक सा ही होता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन जल विद्युत से होता है या परमाणु विद्युत से होता है या सौर ऊर्जा से होता है या तापीय ऊर्जा से होता है। तो यहाँ पर अभी तक इसका आंसर क्या होगा? तापीय विद्युत, यानी कोयला, गैस, नेफ्था। कोयला, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किससे हो रहा है साथियों? तापीय विद्युत से, थर्मल से। तापीय का मतलब क्या है? थर्मल। जल विद्युत का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रो। और आणविक का मतलब क्या है? एटॉमिक। तो गैस से, एटॉमिक से, जल से, तापीय से, इनमें सबसे ज्यादा विद्युत किससे उत्पादन होती है? थर्मल से, कोयला से, गैस से, नेफ्था से। थर्मल का मतलब क्या है? कोयला, गैस, नेफ्था से जो बिजली बनाई जाती है उसको थर्मल पावर बोला जाता है। तो सही आंसर क्या होगा साथियों इसमें? डी। अगला जो प्रश्न है वो है, चंबल जल विद्युत परियोजना पर सर्वाधिक 5 विद्युत ग्रह किस बांध पर बनाए गए हैं? भाई अपने राजस्थान में जो जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान में अलग अलग जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जैसे चंबल जल विद्युत परियोजना है, माही जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ना, अनास जल विद्युत परियोजना है, और भी कई प्रकार की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उनमें से एक बड़ी परियोजना है चंबल जल विद्युत परियोजना। या आप ये भी कर सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी से जो बिजली बनती है वो कौन सी परियोजना पर बनती है? तो चंबल जल विद्युत परियोजना पे है। अब आपको ध्यान होगा कि चंबल नदी पर कितने बांध है? 4 है, लेकिन उन बांधों में से 3 बांधों पर बिजली बनती है। वो 3 जो बांध है वो गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन से बांध पर सबसे ज्यादा विद्युत इकाइयां हैं, ठीक है ना, विद्युत इकाइयां हैं। तो इसमें आंसर होगा गांधी सागर। गांधी सागर पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं, यानी गांधी सागर पर कुल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। गांधी सागर पर कितना होता है? 115 मेगावाट, यानी 23 गुणा 5, यानी 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं। राणा प्रताप सागर बांध है, यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। और जवाहर सागर बांध है, यहाँ पर 33 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? 3। यानी टोटल चंबल जल विद्युत परियोजना पर कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 386 मेगावाट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा इकाइयाँ कौन सी उस पे है?
तो साथ में देखो गांधी सागर पर कितने 5, राणा प्रताप सागर पर कितने 4 और जवाहर सागर पर कितने 3। तो टोटल 12 इकाइयां हैं। तो 12 इकाइयों में से 5 इकाइयां गांधी सागर पे है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी सागर। ठीक है साथियों। अगला जो प्रश्न है वो है अभी हाल ही में राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा नीति अभी हाल ही में कब घोषित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ राजस्थान में अक्षय ऊर्जा नीति जो घोषित की गई वो घोषित की गई 6 अक्टूबर 2023 को। कब? 6 अक्टूबर 2023। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है? सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, गोबर गैस से, ठीक है ना, इनसे जो बिजली बनाई जाती है, ज्वार भाटा से, हाइड्रोजन से। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अपन यहाँ पर बोलते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत, यानी इनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा नीति की जो घोषणा की गई वो 6 अक्टूबर 2023 को की गई। कब की गई साथियों? 6 अक्टूबर 2023। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 अक्टूबर 2023। अगला जो प्रश्न है वो है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है ना, कौन सा? छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? ठीक है साथियों, अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो है कौन सा? सूरतगढ़। राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? सूरतगढ़, जो कि गंगानगर जिले में है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 2820 मेगावाट। कितनी है? 2820 मेगावाट। और ये जो छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 2320 मेगावाट। कितनी है? 2320 मेगावाट। तो 2320 मेगावाट है छबड़ा की। तो आपको आंसर का पता चल ही गया होगा कि छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल कैपेसिटी 2320 मेगावाट है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट तो सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ के बाद में अगर दूसरा है तो कौन सा है? छबड़ा। छबड़ा कौन से जिले में पड़ता है साथियों? 12 जिले में पड़ता है। और यहाँ पर भी मैं एक इस बात का क्लियरेंस कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कौन सा है? सूरतगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो जिला फिर आपको 12 बताना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 12 में 2300 मेगावाट तो छबड़ा की है, 1200 मेगावाट कवाई थर्मल पावर प्लांट है उसकी है, अंता गैस परियोजनाएं 419 मेगावाट। ऐसे अगर जिले वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? 12। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है तो प्रोजेक्ट कौन सा है? सूरतगढ़। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो साथ ही इसका आंसर है 19 अप्रैल 2011। 19 अप्रैल 2011। अगला जो प्रश्न है राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन से जिले में स्थापित किया गया? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है साथियों, हमारे लिए, भारत के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क अपने राजस्थान में जोधपुर में भी कोई गांव है, उस गांव का नाम क्या है साथियों? तो गांव का नाम है भड़ला। तो जोधपुर में जो भड़ला गांव है वहां पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी कैपेसिटी यानी यहाँ पर कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है तो वो है 2245 मेगावाट। तो भड़ला में 2245 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पार्क है पूरे विश्व का। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? जोधपुर। अगला जो प्रश्न है कि भड़ला सोलर पार्क की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो मैंने आपको भी उसमें बता ही दिया जब मैं इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसका क्लियरेंस कर रहा था कि भड़ला सोलर पार्क की जो टोटल क्षमता है वो कितनी है? 2245 मेगावाट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा साथियों? ये 2245 मेगावाट यानी सी वाला। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रावतभाटा, भाई आपको याद होगा कि अपने राजस्थान में
एक ही परमाणु ऊर्जा केंद्र है और वो चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में भी कौन सी जगह पे है? रावतभाटा में है। तो रावतभाटा में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वो कब स्थापित किया गया? 1973 में, ठीक है ना। और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया साथियों कनाडा की सहायता से। तो अपने राजस्थान में 1973 में ये परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। 1973 में किस देश की सहायता से? कनाडा की सहायता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कनाडा। हमारे पुरस्कार में प्रत्येक सोमवार को नए नए बैच शुरू होते हैं। रीट के लिए, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, रीट लेवल सेकंड के लिए, पीएसआई के लिए, आरएस प्री के लिए। तो साथियों आप हमारे पुरस्कार में पढ़ें, पुरस्कार की क्वालिटी का लाभ उठाएं और मुझे पूरी आशा है कि आप पुरस्कार की क्वालिटी का लाभ उठाकर ही सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार पूरी मेहनत से, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी सफलता सुनिश्चित है, इसलिए आप हमारे पुरस्कार में जरूर पधारें। अगला जो प्रश्न है, सरकारी बजटों में सबसे पहले शून्य आधारित बजट कौन से देश में प्रस्तुत किया गया था? शून्य आधारित, जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं ZBB। जब क्लास में बजट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार का बजट पढ़ाया जाएगा जिसको कहा जाता है ZBB, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या है कि ऐसा बजट जिसमें बजट की प्रत्येक मद पर खर्च की जाने वाली राशि के औचित्य पर विचार किया जाता है, कारण पर विचार किया जाता है कि इस मद पर क्यों खर्च किया जा रहा है। अगर उस मद पर खर्च करने का कोई औचित्य कारण नजर नहीं आता है तो क्यों नहीं उस मद को शून्य कर दिया जाए। भाई आप जानते हैं, चाहे बजट अपने देश का हो चाहे अपने घर का हो, जब अपन देखते हैं कि हमें बजट बनाना है, बजट में कोई ऐसी अनावश्यक मद जोड़ दी जिस पर खर्च करना जरूरी नहीं है, तो हम भी हमारे घर के बजट में उस मद को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ऐसे बजट को यहाँ पर क्या बोला जाता है? ZBB, जीरो बेस्ड बजट। तो जीरो बेस्ड बजट को सबसे पहले 1970 में USA में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये USA के कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीटर ए पायर। तो अमेरिका का एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीटर ए पायर, ये कोई कंपनी का मतलब CEO था। तो इनके द्वारा जीरो बेस्ड बजट को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा कि सबसे पहले जीरो बेस्ड बजट को कौन से देश में प्रस्तुत किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। या अपन ये भी कर सकते हैं कि शून्य आधारित बजट का प्रतिपादक या प्रणेता कौन है? तो वो है पीटर ए पायर। अमेरिका में कोई कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उसके निदेशक थे पीटर ए पायर। तो उनके द्वारा इस प्रकार का बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? USA। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस देश के मॉडल पर आधारित है? यानी भारत में ये जो GST है, GST के बारे में जो अपन पढ़ते हैं, GST वर्तमान में ऐसा कर हो गया जिसके बारे में सभी जानते हैं। भाई ज़्यादातर जो लोकप्रिय कर है ना, जिनके बारे में सभी व्यक्ति जानते हैं, एक तो GST है, एक आयकर है। तो भारत में जो GST लागू किया गया था, ठीक है, वो GST कौन से मॉडल पर लागू किया? उसका मॉडल कौन सा है? तो यहाँ पर उसका मॉडल है कनाडा मॉडल, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कनाडा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? भाई साथियों देखो कि अपना इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। अब कई प्रकार के खर्चे करने के साथ साथ में कुछ अनावश्यक खर्चे भी जुड़ जाते हैं। तो अनावश्यक खर्चों को हटाने के लिए या अपना देश का जो बजट है उसको सही बनाने के लिए, अच्छी तरह से बनाने के लिए, अनावश्यक मदों को हटाने और कई प्रकार की मतलब बचतें करने के लिए इस प्रकार का एक एक्ट बनाया गया था जिसको कहा जाता है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी इसको शॉर्ट में कहा जाता है FRBM एक्ट। तो ये एक्ट कब बनाया गया था? तो ये एक्ट बनाया गया था 2003 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2003, ठीक है ना, 2003। एक इस प्रकार का प्रश्न भी अभी पिछले एग्जाम में आया था कि राजस्थान में FRBM एक्ट को कब लागू किया गया? राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो राजस्थान में FRBM एक्ट को लागू किया 2006 में, ठीक है ना।
तो अपने भारत में FRBM एक्ट को बनाया गया 2003 में और राजस्थान में 2006 में लागू किया गया। और ये जो FRBM एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है कि वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना। अपने देश में बजट बनाया जाता है और बजट के अलावा कई प्रकार के घाटे होते हैं। बजट घाटा है, राजकोषीय घाटा है, मौद्रिक घाटा है, प्राथमिक घाटा है। तो ऐसे घाटों को मतलब कम करने के लिए वित्तीय अनुशासन बनाना जरूरी है। तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया था, FRBM एक्ट। FRBM का पूरा मतलब क्या है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है। अगला और अंतिम जो प्रश्न है आज की इस टेस्ट सीरीज का, वो है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको बोला था वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है। इसके बाद में साथियों, हमारा जो परिष्कार कोचिंग है, हमारे परिष्कार कोचिंग में कॉमर्स जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसकी भी कोचिंग कराई जाती है और कॉमर्स के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, तो उनके द्वारा वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स के बैच प्रारंभ किए गए हैं सोमवार से और आगे भी होते रहेंगे। तो हमारी जो अच्छी फैकल्टी है उनका लाभ लेने के लिए आप हमारे इसमें परिष्कार कोचिंग सेंटर में पधारें। और इसी के साथ में आज की टेस्ट सीरीज से विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।